Good morning, everyone. A very good morning to all of you. Good morning, ma'am. See, in the last class, what we have done is, एक बार last class section 128 and 129 में किसी को कोई problem है तो you can ask. Else एक बार revision कर लेते हैं section 128 का. Section 128 talks about maintenance. It talks about the maintenance of books of accounts. मेंटेनेंस के बारे में बताया है कि क्या क्या मेंटेन करना है. पहली बात तो ये यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मेंटेन क्या क्या करना है हर एक कंपनी को. यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स, financial statements, books of accounts, books and papers and financial statements. and books and papers में क्या क्या आता है? books of accounts तो आते ही हैं, साथ में financial statements भी आते हैं. Am I audible? Yes, ma'am. ठीक है. Right. And financial statements में you are very well P&L, balance sheet, cash flow statement, statement of changes in equity, explanatory notes. Cash flow statement is not mandatory for OPC companies or dormant companies. इनके लिए mandatory नहीं होता है, ठीक है ना. इसके अलावा प्लेस ऑफ मेंटेनिंग, रजिस्टर्ड ऑफिस या किसी और प्लेस पे भी रख सकते हो इन इंडिया. इन इंडिया किसी और प्लेस पे भी रख सकते हो विच इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. उस दूसरी प्लेस का आपको एड्रेस within a period of 7 days you have to file it with registrar of companies. ठीक है. इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे? इट शुड बी मेंटेन्ड इन ट्रू एंड फेयर व्यू, एक्सप्लेनिंग द ट्रांजैक्शंस, अक्रूवल बेसिस एंड डबल एंट्री सिस्टम. इसके अलावा इट कैन बी मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. आंसर इज यस. द इलेक्ट्रॉनिक मोड शुड बी एक्सेसिबल इन इंडिया. फॉर्मेट वही होना चाहिए जो ओरिजिनली बुक्स का था. इंफॉर्मेशन ऑल्टर्ड नहीं होनी चाहिए. मतलब कई बार क्या होता है, आपके पास ब्रांच से, आपकी जो ब्रांचेस होती हैं वो आपको पीरियोडिकल रिटर्न सबमिट करती हैं, तो वो जो ब्रांचेस से जो रिटर्न्स आई है दैट शुड बी अनऑल्टर्ड. उनमें कोई भी ऑल्टरेशन नहीं होना चाहिए. लेजिबल फॉर्म में हो, रीडेबल फॉर्म, प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले और प्रिंट आउट, बैकअप. एंड कंपनी को एनुअल बेसिस पे आरओसी को बताना पड़ेगा कि कौन सर्विस प्रोवाइडर है, उसका नाम, उसका लोकेशन, उसका आईपी एड्रेस, and if on cloud तो that address as well. इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन के बारे में बात करें तो इंस्पेक्शन इंडिया वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कौन कर सकता है? डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, मेंबर्स कर सकते हैं, बट ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बिजनेस आवर्स में ही अलाउड है. आउटसाइड इंडिया वाला तो डायरेक्टर ही कर सकता है, एंड वो भी आपको रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी कंपनी को, एक्सप्लेनिंग कि कितने दिन के लिए आपको वो डेटा चाहिए, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए आउटसाइड इंडिया जो रखी हुई है, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कितने कब चाहिए, डेट कितने दिन के लिए चाहिए, फॉर हाउ मेनी डेज यू विल रिक्वायर सच इंफॉर्मेशन, एंड पर्पस, आपको वो इंफॉर्मेशन का क्या पर्पस है, और किस चीजों का रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी. और जब से रिटर्न रिक्वेस्ट आई है कंपनी के पास, उससे 15 दिन के अंदर कंपनी इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी. मेंटेनेंस बोला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपको हमेशा रखने पड़ते हैं. बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप 8 साल तक रख सकते हो.
बुक्स एंड पेपर्स एज रिक्वायर्ड बाय रूल्स, और रूल्स ने अभी स्पेसिफाई नहीं करा है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल है एमडीज, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। इम्प्रिजनमेंट हो सकती है साल भर की, फाइन नॉट लेस देन 50,000 बट अप टू 5 लाख, और दोनों। दैट वाज बेसिकली सेक्शन 128 एंड 129 स्पेसिफिक सेक्शन है ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 129 सेज कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप हर ईयर एजीएम में प्रेजेंट करते हैं फॉर अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेशन, आप इफ यू हैव वन और मोर सब्सिडियरी कंपनी और वन और मोर एसोसिएट कंपनी, तो यू विल रिक्वायर टू प्रिपेयर सीएफएस एज पर एएस। जो भी आपके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको सीएफएस बनाना पड़ेगा। सीएफएस से किसको एग्जेम्पशंस हैं वो बातें करिए, एक तो होली ओन सब्सिडियरी कंपनी को या फिर पार्शली ओन सब्सिडियरी कंपनी को भी है प्रोवाइडेड। इसके मेंबर्स ने इनको रिटर्न रिक्वेस्ट दी है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर ये कंपनी सीएफएस नहीं बनाए तो हमें चलेगा। या फिर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है या फिर अभी सिक्योरिटीज आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, whether in India or outside India, you are not required to prepare CFS। या फिर आपकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी या फिर इमीडिएट होल्डिंग कंपनी is preparing CFS, then you are not required to prepare CFS। And financial statement section 129 is not applicable on insurance, banking, electricity or any other company notified by CG। Reason behind इनका खुद का एक एक्ट होता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम आगे, that is सेक्शन 130। आपको बता देती हूँ ये सेक्शन 130, एक सेकेंड, सेक्शन 130, सेक्शन 131, सेक्शन 132 एंड 133, ये चार सेक्शंस आपके हैं नहीं, है ना, आपके मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन हम करेंगे जरूर बिकॉज स्कैनर्स में कई बार पूछ रखे, है ना। ये मैं ओवरव्यू आपको इसका जरूर दूंगी, तीनों चारों सेक्शंस का शॉर्ट में ब्रीफ में करेंगे बहुत ही। तो सेक्शन 130 इज बेसिकली ओपनिंग ऑफ reopening of accounts on courts or tribunals order। सेक्शन 130 किसका है? रीओपनिंग का। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करवाना चाहते हो क्योंकि कोर्ट आप नहीं चाहते हो, एक्चुअली दिस इज नॉट अ वॉलंटरी रीओपनिंग, इट इज ऑन कोर्ट्स ऑर्डर और ऑन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। कंपनी के पास ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया है, कंपनी के पास कोर्ट का ऑर्डर आया है कि दे वांट टू रीओपन प्रीवियस ईयर्स अकाउंट्स। आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर आपको रीओपन करना है तो 8 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, तो 8 साल तक ही देख सकते हो, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी रीओपन फॉर अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स, है ना। तो बोला गया है कि रीओपनिंग का ऑर्डर आया है, किस किस ने, कोर्ट ने दिया है या ट्रिब्यूनल ने दिया है। अब ये कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने क्यों ऑर्डर दिया है? ऐसा ऑर्डर इसलिए आया है बिकॉज इनके पास कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन गई है। वो एप्लीकेशन किसने करी है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने, या सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, या कोई भी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी, किसी भी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी जिसके अंडर आप आ रहे हो। फैमा हो सकता है, इट कैन बी एससीआरए, तो ऐसे बहुत सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, वो भी आपको, इन लोगों को डाउट है, इन लोगों के पास क्या है, इन लोगों को लगता है कि प्रीवियस ईयर के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं दे आर फ्रॉड्यूलेंट, वो फ्रॉड्यूलेंट है, या फिर कंपनी के अफेयर्स इस तरीके से मिसमैनेज्ड है कि हमें डाउट अराइज होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल भी हैं या नहीं है। इन लोगों को लगता है कि कंपनी के अफेयर्स
आर मिसमैनेज्ड, कंपनी के अफेयर्स आर मिसमैनेज्ड, एंड मिसमैनेज्ड इस तरीके से है कि हमें डाउट होता है कि वो जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वो रिलायबल भी है या नहीं है। मतलब एक तरीके से आप ऑडिटर्स के ऑडिट रिपोर्ट पे भी क्वेश्चन उठा रहे हो, इसीलिए नॉर्मल पर्सन तो कर ही नहीं रहा। देखो एप्लीकेशन कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सेबी या अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज या कोई भी पर्सन कंसर्न इनसे रिलेटेड। इनको लगता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रेलिवेंट अकाउंट की बुक्स, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, बनाए गए हैं इनको, मतलब दे वर प्रिपेयर्ड इन फ्रॉडुलेंट मैनर, या फिर अफेयर्स आर सो मिसमैनेज्ड दैट जो भी इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करे थे प्रीवियस ईयर्स के वो हमें लगता है कि रिलायबल ही नहीं है, हमें डाउट अराइज होता है कि वो रिलायबल भी है या नहीं है, इसलिए एप्लीकेशन गई है कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास और इन लोगों ने एप्लीकेशन दी है। फिर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने कंपनी को बोला है कि वी वांट टू रीओपन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दिस एंड दिस ईयर। तो कोर्ट का ऑर्डर आया है 130 में एंड यू हैव टू रीओपन, आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे अपने प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स और उनकी रीओपनिंग होगी। और रीओपनिंग के बाद क्या होगा आप बताइए, रीओपनिंग के बाद क्या होना चाहिए, वापस से बनेंगे अकाउंट्स, दैट मींस रीस्टेटमेंट होगा, द अकाउंट्स विल बी रीकास्ट आफ्टर रीओपनिंग, द अकाउंट्स विल बी रीकास्ट और रीप्रिपेयर्ड, वापस से बनाए जाएंगे एंड विल बी प्रेजेंटेड, और उन रीकास्टेड स्टेटमेंट ही फाइनलाइज स्टेटमेंट होंगे। द रीकास्टेड स्टेटमेंट विल बी द फाइनलाइज्ड स्टेटमेंट्स, वो फाइनलाइज स्टेटमेंट होंगे। Once the books of accounts are reopened, then obviously these should be recast or re-prepared, and the recasted or re-prepared statements will be the finalized financial statements of the relevant year जिसके आपने reopen करे थे financial statements और books of accounts. Is it clear? Yes, ma'am. मैम Basically ये 130 reopening. हाँ बोलिए मैम, जैसे ये है ना रिकास्ट करने के बाद में, मतलब जो रिकास्ट करा उससे पहले ही है ना डिविडेंड वगैरह भी तो डिक्लेयर हो गया होगा ना, ये तो अगले साल में या उसके अगले, मतलब जब भी इन्होंने रिकास्ट करा ये तो पहले का है ना, तो फिर डिविडेंड वगैरह तो दे दिया होता है, तो फिर उसको भी वापस करना पड़ता है क्या? मुझे आपका क्वेश्चन एकदम मतलब समझ भी नहीं आया और इररेलेवेंट भी, जो भी समझ आया वो इररेलेवेंट लग रहा है। ये आपका, आप समझिए ये कोर्ट का ऑर्डर आया है, एनसीएलटी का ऑर्डर आया है कि आपको इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकास्ट करने पड़ेंगे, इसमें मेंबर्स का कोई लेना देना नहीं है। तो एंड अगर इफ एनी डिस्क्रिपेंसी अकर्स, अगर कोई डिफरेंस अगर होते हैं तो वो डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लायबल, है ना। मेंबर्स आर नॉट मैनेजिंग द कंपनी, हु इज मैनेजिंग द कंपनी इज डायरेक्टर्स। तो बेसिकली वो इतना जो आप बोल रहे हैं कि मैम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वापस लेंगे क्या, ये सब बातें नहीं होंगी। मेंबर्स आर नॉट लायबल, उसके अंदर इन्वॉल्व कौन होगा, डायरेक्टर्स, द पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द कंपनी बेसिकली। और इनकी लाइबिलिटी फिर आप वही है बेसिक, आप देखिए फिर आप बेसिक में चले गए हो, आप अल्ट्रा वायर्स करवा रहे हो मुझसे, है ना। अल्ट्रा वायर्स यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस पे मत जाइए आप कि इनकी वजह से क्या क्या हो सकता है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें। फिर तो ऑडिटर का रेम्युनरेशन, ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन, बहुत सारी चीजों पे बातें होंगी, राइट। तो इधर आप जो भी रिलेटेड चीज कर सकते हो वो करिए, बट मेंबर्स से आप कुछ वापस लेना देना ये सब नहीं होगा। इट इज ओनली रिलेटेड टू डायरेक्टर्स, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इन सब में वो, एंड मेंबर्स आर नॉट। मेंबर्स का कोई मतलब होता है क्या, क्या वो लाइबल होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के, क्या वो लोग बनाते हैं, उनके सामने जो प्रेजेंट किया जाता है वो उनको अप्रूव करते हैं, दे आर हैविंग द पावर टू अडॉप्ट, अप्रूव भी नहीं अडॉप्ट करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन द एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखे जाते हैं एज पर सेक्शन 129 एंड दे हैव द पावर टू अप्रूव, अडॉप्ट सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उनको अडॉप्ट करना ही है। ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ आते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिटर कौन बंदा है, इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसके ऊपर हम रिलाई करते हैं कि इसने ऑडिट करी है कंपनी की और इसने जो रिपोर्ट प्रेजेंट करी है वो एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कि हमें तो ये फ्रॉडुलेंट लगते हैं, हमें मतलब सीजी को, आईटीए को, सेबीए को, स्टैट्यूटरी बॉडीज को।
ठीक है, तो इट विल बी द पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एवरी डायरेक्टर or the person who is responsible in preparing such statements. members का कोई रिलेशन। अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं हुआ तो भी नहीं फिर रीसेट, नो फिर कोई है ही नहीं ना मिसस्टेटमेंट, तो फिर आपको देखो रीकास्ट तो करने पड़ेंगे। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो पुराने वाले ही रीकास्ट कर दीजिए। एक ही लाइन बोलिए, रीकास्टेड स्टेटमेंट्स विल बी द फाइनलाइज्ड स्टेटमेंट्स। रीकास्टेड है ना, तो रीकास्ट करिए, चाहे अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो पुराने कर दीजिए, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो फिर मतलब उसको रीफाइनलाइज करके रीकास्ट करो। ठीक है, तो दैट वाज, एक बार फुल एंड फाइनल रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 130 टॉक्स अबाउट रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स ऑर्डर और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर, है ना। इतने इस एक लाइन से समझ आ जाता है सब कि आपको अगर सेक्शन, इसलिए मैं बोलती हूँ सेक्शन वाइज लर्न करो। सेक्शन का टॉपिक हेडिंग पता है ना, तो यू विल बी एबल टू डिटरमाइन मेनी थिंग्स जो आपने नहीं, अगर किसी बच्चे को सेक्शन भी याद है, उसका अंदर का कंटेंट याद नहीं है, वो लिख पाएगा आराम से। रीओपनिंग हो रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, एक सिंगल रीडिंग भी दी है ना आपने, अगर पूरे प्रोविजंस को, एंड you have a command over the sections, then you will be able to write many things in that section. वो obviously आपको याद आता जाता है ना। तो 130 रीओपनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। रीओपनिंग देखो बड़ी बात है, दिस इज समथिंग वेरी मेजर। अब मेजर ऐसा क्या हो गया जो रीओपनिंग हो रही है? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टैट्यूटरी बॉडीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इन लोगों को लगता है कि अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, तरीका ही गलत है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का, या फिर कंपनी इज सो मिसमैनेज कि हमें तो डाउट अराइज हो रहा है कि जो पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्होंने प्रेजेंट करे हैं वो रिलायबल भी है या नहीं है, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे, इस डाउट, मतलब आप सोचिए डाउट की वजह से भी, ओनली इफ दे हैव अ डाउट, तो भी ये लोग कोर्ट को बोल सकते हैं, ट्रिब्यूनल को बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन करवाइए। बेसिकली डाउट इज समथिंग लाइक एलिगेशन, एलिगेशन बेसिस पे, मतलब आप ट्रायल एंड एरर कर रहे हो कि हो सकता है हो सकता है नहीं भी हो, हमें तो डाउट हो रहा है। तो डाउट जरूरी नहीं है ना आपका डाउट कंफर्म हो, तो डाउट के केस में भी क्या रीओपनिंग हो सकती है? हो सकती है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसके दो पॉइंट्स हैं, फ्रॉडुलेंट मैनर में प्रेजेंट हुए हैं, या फिर कंपनी इज सो मिसमैनेज्ड दैट वी हैव अ डाउट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट वेदर दे आर रिलायबल और नॉट। तो डाउट एलिगेशन बेसिस पे भी आप रीओपन करवा सकते हैं। और वंस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रीओपन, then it should be recasted, and the recasted statements will be the finalized statement of that particular financial year. चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 131 पे। 130 रीओपनिंग था, 131 आते हैं। वन 131 है वॉलेंट्री रिवीजन of financial statements or board's report. Voluntary revision of financial statements or board report. देखो, एक तो financial statements are prepared as per section 129 and board report is prepared as per section 134. ठीक है, याद रखिएगा सेक्शंस तो आपको याद करने ही है। तो 129 तो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, 128 किसका था? मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेंटेनेंस वगैरह, मेंटेनेंस बताता है, और हमें क्या बताता है ये, कहाँ रखे जाते हैं, प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब 128 बताता है।
129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है, 130 रीओपनिंग करवाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, एंड 131 इज वॉलेंट्री रिवीजन हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। रिवीजन और रीओपनिंग में फर्क होता है। रिवीजन मतलब कि रिव्यू कर रहे हैं, वी आर ओनली रिव्यूइंग इट, एक बार फिर से चेक कर रहे हैं हम, चेक करना, रिवीजन इज ओनली चेक करना। और रीओपनिंग मतलब पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुलेंगे, और यहाँ पर देखो रिवीजन केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक बहुत बड़ा स्कोप हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होता है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट को वॉलंटरी रिवाइज करना अंडर सेक्शन 131, एंड रीओपनिंग तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बुक्स एंड पेपर्स उन सब की 130 में हुई है। वो तो कंपल्सरी ऑर्डर आया था, कंपनी के ऊपर तलवार लटकी थी कोर्ट और ट्रिब्यूनल की कि आपको पुराने ईयर्स के रेलेवेंट पेपर्स खोलने ही पड़ेंगे, तो वो 130 था। ये वॉलंटरी है, इच्छा से है। कंपनी अब इच्छा भी कितने सालों की हो सकती है उसके बारे में मैं पहले डिटेल्स लिख देती हूँ, फिर वी विल डिस्कस। यहाँ पे मैं डिटेल्स लिख दूंगी। फर्स्ट रीजन लिखा है मैंने। फर्स्ट रीजन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है, इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं दैट आर नॉट इन कंप्लायंस विद सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 129 क्या बोलता है? एज पर एएस बनाइए, 129 की लैंग्वेज है, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना चाहिए, एज पर एएस बनाइए, एक्सप्लेनिंग द ट्रांजैक्शंस, डबल एंट्री सिस्टम, ये सारी बातें 129 भी कह रहा है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट इन कंप्लायंस विद सेक्शन 129, या फिर बोर्ड रिपोर्ट जो तैयार हुई है वो नॉट इन कंप्लायंस विद सेक्शन 134। पहला रीजन। Second reason. Second reason is आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज करना है तो इट कैन बी रिवाइज्ड ऑफ ओनली लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, केवल 3 सालों की ही रिवाइज हो सकती है। सेकंड। थर्ड इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, बोर्ड रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपको रिवाइज करने हैं तो अप्रूवल लेकर आनी पड़ेगी, खुद की मर्जी से नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे और बोलते हैं पिछले साल की बोर्ड रिपोर्ट तो रिवाइज कर दो। मतलब आप सोचिए कि आप लोगों ने पिछले साल फॉर एग्जांपल 2018-19 की बात कर लेते हैं, अभी 2021 चल रहा है, राइट? फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो पिछले 3 साल हो गए। एक तो 2021, 19-20 और 18-19, राइट? ये 3 साल।
आप इस ईयर में बोलते हो कि मुझे 18-19 के फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज करना है अंडर सेक्शन 131 ऑफ द कंपनीज एक्ट। आप बोलते हो 131 हमें पावर देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, इसकी बोर्ड मीटिंग हो रही थी, बोर्ड मीटिंग में ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोलते हैं कि ऐसा करते हैं यार, पिछले 18-19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने कुछ गड़बड़ कर रखी थी। अडॉप्शन तो हो ही चुका है उनका भाई, उस एजीएम में इनका अडॉप्शन हो चुका होगा दोनों का, बोर्ड रिपोर्ट भी रखी जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रखे जाते हैं इन द एजीएम। तो एजीएम हो चुकी थी, अब अडॉप्शन हो चुका है, आरओसी को भी फाइलिंग हो चुकी है, अब क्या करो, अब ऐसा करते हैं अंडर सेक्शन 131 इनको इनकी जो मिस्टेक्स थी वो सारी रिवाइज कर देते हैं, है ना। तो यू कैन ओनली डू सो, 131 में आपको पावर है, बट ट्रिब्यूनल से पूछो, आप ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेकर आइए, एप्लीकेशन दीजिए ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल को आप एप्लीकेशन दीजिए और ट्रिब्यूनल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगा, अदर इनकम टैक्स अथॉरिटीज से पूछेगा कि यार ये लोग, कंपनी कह रही है हमें कि रिवाइज करना चाहती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट, करने दे क्या। अगर ट्रिब्यूनल आपको अप्रूवल देता है, ओनली देन you can be able to revise your financial statements and board report of only 3 preceding financial years, केवल 3 पिछले फाइनेंशियल ईयर्स, और वो भी ट्रिब्यूनल की अप्रूवल आने के बाद। और ट्रिब्यूनल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रिब्यूनल पर्टिकुलर अथॉरिटीज से, गवर्नड अथॉरिटीज से एक बात पूछेगा कि ये लोग बोल रहे हैं ऐसा ऐसा करने को, आपको कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है। फिर उनके मन में डाउट आता होगा, यार हो सकता है ये लोग रिवाइज करने के बाद 130 इन्होंने फ्रॉडुलेंट मैनर में डाउट, है ना, तो 130 में वो लोग ही रीओपन का ऑर्डर दे देते हैं कई बार। तो दैट इज बेसिकली 131 इज वॉलंटरी रिवीजन, ठीक है। आगे आते हैं, ये 131 इज डन। इज देयर एनी क्वेश्चन विद 131? यू कैन आस्क। मैम 131 में भी ट्रिब्यूनल से कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद अप्रूवल रिवीजन करेंगे क्या? राइट, 130 में आप नहीं ले रहे हो, है ना। 130 में कंपनी का कोई काम नहीं है विद द ट्रिब्यूनल, मतलब कंपनी तो जा ही नहीं रही 130 में ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है 130 में तो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम रीओपन करेंगे, ऑर्डर है वहां पे, देयर इज एन ऑर्डर। यहाँ पर आपको रिवाइज करना है, अगर एक तो केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट के बारे में ही बात करता है 131 तो, एंड अगर आपको रिवाइज भी करना है और लिमिटेड पीरियड है 3 साल के पुराने, और उसके बाद भी सब्सिक्वेंट टू द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल, आप ट्रिब्यूनल से पूछिए एक बार। और ट्रिब्यूनल इसमें ना ये भी नहीं दे रखा कि कितने दिन में ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देता है, ये सब नहीं बातें कर रखी है, तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, ट्रिब्यूनल के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है, टाइम बाउंड मैनर में कुछ भी नहीं है। ट्रिब्यूनल चाहे तो वो ऑर्डर दे सकता है, ट्रिब्यूनल चाहे तो वो मना कर सकता है, और कितने भी समय ले सकता है ट्रिब्यूनल की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि वो पर्टिकुलर अथॉरिटीज से पूछ लेगा कि इस कंपनी को रिवाइज करने हैं, करने दिए जाएंगे। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं विद सेक्शन 132। एक बार 131 को देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंप्लाई विद 129 एंड बोर्ड रिपोर्ट्स डू नॉट कंप्लाई विद 134, देन वो ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन लगाती है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज करना है, और वो भी पर्टिकुलर इस साल की, और वो साल कौन से हो सकते हैं, प्रीसीडिंग 3 इयर्स ओनली। ट्रिब्यूनल आपको अगर अप्रूव करती है देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद इन सेक्शन 131, नहीं तो 131 में नहीं आगे बढ़ सकते। फिर आते हैं सेक्शन 132, NFRA, नफरा। ये क्या है, नेशनल, इसकी है ना आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अच्छा, एज पर योर करंट नॉलेज आप बता सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर किस तरीके से बनते हैं, कुछ आइडिया है कौन बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स?
मैम ICAI मैम रिकमेंड करती है मैम नफरा को, और फिर मैम नफरा मैम सेंट्रल गवर्नमेंट को बताती है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। प्रीवियसली ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था कि जो बड़े बड़े स्कैम्स हुए ना, ये नीरव मोदी और इससे भी पहले के स्कैम्स की वजह से एएस का पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते थे ओनली बाय वन अथॉरिटी, दैट इज ICAI इन कंसल्टेशन विद सीजी। मतलब ICAI सीजी को केवल बता देती थी। देखो सीजी ICAI के उस पर तो क्वेश्चन उठा ही नहीं, मतलब ICAI के पास होल सोल अथॉरिटी थी कि वो एएस इशू कर देती थी। लेकिन अब एक अथॉरिटी बनाई है अंडर सेक्शन 132 कंपनीज एक्ट 2013 ने। सेक्शन 132 में एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसमें कितने लोग होते हैं टोटल? हैविंग मतलब अदर मेंबर्स 15 होते हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं। मैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझाऊंगी, अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम नंबर कितना है। तो 132 में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है। और स्टेजेस क्या है? स्टेज बिल्कुल तुषार, आई थिंक ये तुषार ने ही बोला था। तो स्टेजेस क्या है इसकी? फर्स्ट, ICAI से पावर तो नहीं छीनी है इन्होंने। ICAI को बोला गया कि आप लोग रिकमेंड करिए, आप लोग अपने रिकमेंडेशंस दीजिए ओवर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड दोज रिकमेंडेशंस शुड बी सबमिटेड टू NFRA। आप नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को देंगे अपने रिकमेंडेशंस अबाउट एएस। अब NFRA क्या करेगा? NFRA अपने खुद के रिकमेंडेशंस ऐड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा। ओवर द रिकमेंडेशंस जो ICAI ने प्रेजेंट करे हैं उनके साथ अपने रिकमेंडेशंस दे करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली इनको ऑफिशियल गैजेट में अपने मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फाइनल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फाइनलाइज करके इशू कर देता है। तो ये 3 स्टेजेस में अब एएस बनते हैं। पहले केवल ICAI इन कंसल्टेशन विद सीजी लिखा हुआ था। अब NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये 2 बड़ी अथॉरिटीज कंपनीज एक्ट 2013 की देन है, NFRA एंड NCLT। पहले कंपनी लॉ बोर्ड होता था, है ना, अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कर दिया। एंड ट्रिब्यूनल इज हैविंग मच मोर पावर्स देन बोर्ड। अब तो बहुत काम है ट्रिब्यूनल का, पहले कंपनी लॉ बोर्ड के पास इतना काम नहीं था। वंस जैसे ये ट्रिब्यूनल आई ना, ट्रिब्यूनल को हर जगह आप कंपनी लॉ में पाओगे, मतलब ये कंपनीज एक्ट में हर जगह। वाइंडिंग अप में तो इतना काम है ट्रिब्यूनल का, कंपनीज एक्ट के अब सारे मैटर्स ये ट्रिब्यूनल देखता है। कोर्ट जैसी क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, कोर्ट जैसी पावर होती है इसके पास, किसी पर्सन को बुलाना, ओथ पे एग्जामिन करना, ये सारे काम ये सब कर सकते हैं। कौन? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये 2 बड़ी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 की देन है। तो NFRA, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल रिपोर्टिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट, करता क्या है ये? रिकमेंडेशंस देता है, खुद के रिकमेंडेशंस ऐड करके ICAI के रिकमेंडेशंस पे खुद के रिकमेंडेशंस ऐड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर करता है। चलिए, अगर इसका ये 132 की बात है, अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो एक तो चेयरपर्सन होता है ना, एंड सच अदर पार्ट टाइम एंड फुल टाइम मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 15। ठीक है, तो 1 चेयरपर्सन, और वो जो चेयरपर्सन है ना उसकी बहुत क्वालिफिकेशन, मतलब ही मस्ट बी अ person of eminence having expertise in accountancy, auditing, finance और law, इनमें उसका expertise होना चाहिए। चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सच अदर पार्ट टाइम और फुल टाइम मेंबर्स, आप पार्ट टाइम और फुल टाइम मेंबर्स रख सकते हो, बट पार्ट टाइम और फुल टाइम मेंबर्स शुड नॉट एक्सीड 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो टोटल अब हम बोल सकते हैं 16 मेंबर्स, एक चेयरपर्सन एंड 15 पार्ट टाइम और होल टाइम मेंबर्स, कुछ भी हो सकता है। इनका टर्म अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि कितने टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं, ये सब बातें अभी नहीं कर रखी। चलिए 133, ये 132 बेसिकली NFRA, केवल एक वर्ड याद रखना, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बस। 133 सेक्शन 133 बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 1 मिनट होल्ड करिएगा, आई हैव टू चार्ज दिस लैपटॉप।
Section 133 is central government to prescribe accounting standard. मतलब वही वो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिए अंडर 133 कि फाइनल पावर आपके पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिस्क्राइब करने की. मतलब स्टेज 1 इज ICAI विल रिकमेंड टू NFRA. Stage 2 is NFRA will make his own recommendations and send recommendations and किसको भेज देगा? CG को. Step 3 is सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिन करेगा वो रिकमेंडेशंस जो NFRA ने दिए और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूजिंग द पावर गिवन अंडर सेक्शन 133. Section 133 of Companies Act has given power to central government to prescribe accounting standards which were recommended by NFRA in consultation with ICAI. चलिए ठीक है. So that was a list of 4 sections. हमने आज 4 sections करें. कल हमारा accounts part पूरा complete हो जाएगा, right? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हुआ आज जो हमने करा. that is 130 reopening of accounts on the order of court or tribunal. और इनको किसने एप्लीकेशन लगाई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेबी ने, या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने, या अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज ने. इनके पास एप्लीकेशन गई थी. एप्लीकेशन के बेसिस क्या थे? एप्लीकेशन के बेसिस, एक सेकंड होल्ड करिए. हाँ जी. तो रीओपनिंग का बेसिस क्या रहेगा कि अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, या फिर वी हैव अ डाउट कि कंपनी इज सो मिसमैनेज्ड कि हमें डाउट अराइज हो रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर के रिलायबल थे भी या नहीं. और रीओपनिंग के बाद रीकास्टिंग होती है. तो रीकास्टिंग 130 में ही हो रही है. रिकास्ट करना पड़ेगा. अगर एज इट इज है तो वही कर दीजिए, और अगर चेंजेस है तो चेंज्ड स्टेटमेंट, और रिकास्टेड स्टेटमेंट विल बी द फाइनलाइज्ड स्टेटमेंट. 131 वॉलंटरी रिवीजन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट का. वॉलंटरी रिवीजन के लिए आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 के अकॉर्डिंग नहीं है एंड बोर्ड रिपोर्ट 134 के अकॉर्डिंग नहीं है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एप्लीकेशन देते हैं ट्रिब्यूनल को, एंड ट्रिब्यूनल अगर आपका एक्सेप्ट करती है एप्लीकेशन तो आप रिवाइज कर सकते हो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स. 132 इज NFRA. कि NFRA का कॉन्स्टिट्यूशन ही 132 में है. ये मान लीजिए कि 132 में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, हैविंग 1 चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय CG एंड अदर पार्ट टाइम और होल टाइम 15 मेंबर्स. Central government 133 is central government is having the power to prescribe the AS which were recommended by NFRA in consultation with ICAI. That is 133. And 128 is books of accounts and 129 is financial statements. ये 128 से लेकर के 133 के sections complete है. कल से 134, 135, 136, 137, 138 4 sections और करेंगे, खत्म करेंगे कल 138 पे accounts of companies. That's it. If you have any doubt, तो please ask. चलिए ठीक है. We will end our class here. Thank you so much.